Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, जय माता जी। एस वाई बीकॉम सेमेस्टर 3 का आज ये हमारा पहला लेक्चर है। इसके पहले एफ वाई बीकॉम के अंदर आप बहुत ही प्यारा सिलेबस पढ़ चुके हो। सेमेस्टर 1 के अंदर आप लीनियर कोरिलेशन, रिग्रेशन, डेमोग्राफिक मेथड्स जैसे बहुत ही इजी टॉपिक देख चुके हो। और सेमेस्टर 2 के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी सेक्शन था ऑपरेशंस रिसर्च, जिसकी एग्ज़ाम देने का आपको मौका नहीं मिला, अदरवाइज़ आपको और फ़ायदा हो सकता था, मगर ये कोरोना सिचुएशन की वजह से वो कंट्रोल में हमारे नहीं रहता है कुछ भी। सो अब जो हमारे हाथ में है, यानी कि अब नया सेमेस्टर जो स्टार्ट हो रहा है सेमेस्टर 3, उसके सिलेबस से रिलेटेड पूरा जो है आज हम ओवरव्यू देखने वाले हैं कि इसके अंदर कौन से चैप्टर्स रहेंगे, कैसा पार्ट होगा। हमारी सिस्टम ही है पहले से कि हम जब भी हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं तब पहले दिन हम पूरा ओवरव्यू देते हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के अंदर जितना हम समझा पाए, जो कि आपसे कनेक्टेड हो कुछ पार्ट, तो मैं वो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमें चैप्टर्स जो पढ़ने हैं वो कौन से होंगे। तो उसी पार्ट के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम पहले देखने वाले हैं, हमारी बुक के लिए अगर बात करें तो सब्जेक्ट के हमारे दो नाम रहते हैं। जनरली स्टैटिस्टिक्स 3 है, पुराने ज़माने में इसे कहते थे फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स 1, क्योंकि अब जो है स्टैटिस्टिक्स सभी के लिए कंपलसरी रहता है। फर्स्ट ईयर का जो स्टैटिस्टिक्स था वो अगर आप ऑप्शनल रखना चाहो तो दूसरे सब्जेक्ट एसपी एंड ऑल ओवर कंप्यूटर या कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप रख सकते हो फर्स्ट ईयर के लिए, ओनली फॉर टेम्पररी फॉर 1 ईयर। सेकेंड ईयर के अंदर स्टैटिस्टिक्स सभी बच्चों को कंपलसरी पढ़ना होता है, ये कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अब जो है सभी बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ओवरऑल सभी बीकॉम में। तो स्टैटिस्टिक्स 3 या कह सकते हैं फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स 1, तो उसके अंदर हम बात करें तो अब आपके पास थोड़े से चैप्टर्स बढ़ने वाले हैं इस बार। यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें तो कनेक्टेड है आपके 12th स्टैंडर्ड से, क्योंकि इसका टाइटल है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब अगर चैप्टर की भी साथ साथ में मैं बात करूं तो पहला चैप्टर है यूनिट के अंदर कहा जाता है लिमिट, दूसरा चैप्टर है उसे कहा जाता है कंटिन्यूटी। वैसे आपको लिमिट पता ही होगा, गुजराती मीडियम में આપણે ભણ્યા છીએ લક્ષ્ય કહેતા હતા, વિધેયનું લક્ષ્ય। अब जो लिमिट होती है वो नेचुरली होती है लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे लिमिट के पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी मिलेगा। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, लिमिट से पहले इंट्रोडक्शन टू फंक्शन ऐसे दिया नहीं गया टाइटल में आगे, मगर ये हम हमारे समझने के लिए कह रहे हैं कि जो फंक्शन है, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, 11वां दौर में विधेय बनता था। ओके, तो 11th स्टैंडर्ड के उसी चैप्टर से कनेक्टेड ये हिस्सा है हमारा। तो पहले इसमें हम फंक्शन के मीनिंग को देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, जो भी कुछ बेसिक टर्म्स है वो जरूरी है उतने पार्ट रहेंगे। इट इज ओनली फॉर द थियरिकल बेस। ऑब्जेक्टिव में एक आध छोटे पार्ट पूछ लेते हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे बाद में लेक्चर्स के अंदर। सो फंक्शन वही पुराना है जिसे रिवाइज करेंगे हम। ऑलमोस्ट 11th के बाद आप पढ़ रहे हो, 2 साल का पूरा गैप हो चुका है, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसके बाद लिमिट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब लिमिट के बारे में ज़्यादा हम पूरा डिटेल में तो अभी नहीं कहेंगे क्योंकि चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, मगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके लिमिट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर दे सकता हूँ। अगर आपको ये फंक्शन दिया जाए x² - 1 अपॉन x - 1, तो इस फंक्शन में x की ऐसी क्या कौन सी वैल्यू है जो आप यहाँ पे x की जगह पे नहीं रख सकते। सोचो, मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो 0² - 1 यानी -1 ऊपर, 0 - 1 यानी -1 नीचे, यानी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर 1 रखता हूँ, 1² - 1 यानी 1 - 1 ऊपर 0, नीचे भी 1 - 1 यानी नीचे 0। उसी तरह से 2 रखोगे, हर एक वैल्यू अगर आप रखते हो तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन को दिक्कत होगी। फंक्शन के जो दिक्कत है या फंक्शन की डेफिनेशन है वो हम देखने वाले हैं अभी थोड़े टाइम के बाद, तो उसमें मैं ये पूरा डिफाइन करूंगा। मगर इतना आपको याद रखना है कि अगर आपका फंक्शन है और उसका डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर्स बिकम 0 देन द रेशियो इज अनडिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो फंक्शन का रेशियो हम डिफाइन कर पाते नहीं है, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब नीचे 0 कब आता है? अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँ, यानी बाकी दुनिया की सभी वैल्यूज आप रख सकते हो x के अंदर एक्सेप्ट x = 1।
यानी अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 के पास इस फंक्शन की कोई वैल्यू हमें मिलने वाली नहीं है। तो यही मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था और इसीलिए मैथमेटिशियंस ने लिमिट चैप्टर के बारे में सोचा या लिमिट का कॉन्सेप्ट उस वक्त आया। उसके अंदर उन्होंने 1 एग्जैक्ट ना लेके अप्रोक्सीमेटली 1 के पास फंक्शन का आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जो भी 1 के आसपास की वैल्यू लेके कुछ कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर में हम देखेंगे। वो वैल्यू रखने के बाद आपको ऑलमोस्ट जो आंसर मिले उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ही कहा जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो हमारा है, यूनिट नंबर 1 ही हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले। तो वो जब स्टार्ट होगा तब हम ये पूरा डिटेल में समझेंगे, ऐसा ही एग्जांपल लेके। अभी क्या है, थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवाना था, ओवरव्यू देना था, इसलिए मैंने ये इतना हिस्सा समझाया। इन शॉर्ट लिमिट यानी क्या, तो जिस x की वैल्यू की वजह से डिनोमिनेटर जो है वो 0 होता है, जिसकी वजह से रेशियो अनडिफाइंड हो, उस x की वैल्यू के अराउंड कोई वैल्यू लेके आप उस फंक्शन की वैल्यू ढूंढने का ट्राई करते हो, उसे हम यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो फिलहाल इतना काम चलेगा, बाकी डिटेल में हम अभी पहले चैप्टर को देखने ही वाले, तब फुल व्यू उधर मिलेगा हमें। उसके बाद कंटिन्यूटी, वैसे हमने ये वर्ड सुना हुआ है कंटिन्यूअस, यानी चलते रहना, गुजराती में कहे तो सतत, विद फ्लोलेस, ऐसे वर्ड्स है। मगर वो जो है नॉर्मल मीनिंग है इंग्लिश का, यहाँ पे हमें जो यूज करना है वो होगा मैथमेटिकल मीनिंग, और मैथमेटिकल मीनिंग के लिए यहाँ पे हमें कुछ डेफिनेशन दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ लिमिट, यानी पूरा सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका कनेक्टेड रहेगा लिमिट से। तो ये चैप्टर तो है जब समझ में जब हम पढ़ेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा, यानी फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, इतना हम कह सकते हैं कि इट इज़ कनेक्टेड टू चैप्टर नंबर 1, यानी पहले यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर सेकेंड यूनिट की बात करें तो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट यहाँ पे सेमेस्टर 3 के अंदर 12th स्टैंडर्ड का, कुछ 11th स्टैंडर्ड का रहता है, और उसी के बेस को आगे लेते हुए हम नेक्स्ट फेज के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है, कुछ लोगों का बहुत ही फेवरेट चैप्टर होता है ये, और कुछ को ज़रा भी पसंद नहीं आता 12th के अंदर, मगर यहाँ पे जो है वो बहुत ही ईजी और प्यारा सा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आप आगे पढ़ ही चुके हो, अलग अलग डेफिनेशंस आती थी। ठीक है, इवेंट आता था, देन स्टेट इवेंट आता था, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का एडिशन थियरम पढ़ते थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थियरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गुजराती में कहे तो संभावना, બધા अलग अलग व्याख्याओं આવતી હતી, घटना के संभावना अवकाश, सरवाળાનું प्रमेय, शरती संभावना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो दोनों लैंग्वेज के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, 11th 12th गुजराती एंड इंग्लिश, तो दोनों लैंग्वेज में थोड़ा ये समझाना जरूरी है क्योंकि कनेक्टेड पुराना चैप्टर है। एंड अब आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं तो पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी का एक और स्टेज आगे आएगा, यहाँ पे हम एक बेस थियरम करके पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सम रहेंगे। पुराने ज़माने के कॉइन वाले एग्जाम्पल भी रहते हैं, यू नो कॉइन वाला एकदम बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें पता ही है, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। इम्पॉसिबल इवेंट, अशक्य घटनाओं माटेनी संभावना 0 થાય, 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी। एंड सर्टेन इवेंट्स है तो सनातन सत्य है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज 1। इन बिटवीन बाकी दुनिया की सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी रहती है बिटवीन 0 एंड 1। तो कॉइन का भी ऐसा ही, अगर आप कॉइन टॉस करते हो, हेड्स आया तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है, हेड या टेल, 2 केसेस में से कोई एक आंसर आ सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी होती है 50% या 0.5, या आप उसे 1/2 भी कहते हो। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट है, ओवरव्यू वाइज इतना चलेगा। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें स्टडी करना होगा। उसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर 3, यानी दूसरा जो यूनिट है जो कि बहुत इजी है, 12th में अगर आपको कष्ट हुआ हो, प्रोबेबिलिटी में प्रॉपर तैयारी ना की हो, समझे ना हो, वॉट एवर द रीजन इज, मगर यहाँ पे बहुत ही ईजी चैप्टर है। आज तक किसी बच्चे का एक भी एग्जाम्पल गलत नहीं हुआ है, थियरी भी बहुत प्यारी है, जब हम समझेंगे, मेहनत करेंगे तो आराम से उसे आप कोप अप कर पाओगे। ठीक है, यूनिट 3 के अंदर अगेन हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, और टोटल मैं कह दूँ, टोटल हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं इस सिलेबस के अंदर, जो कि सेम 1 से लेकर सेम 6 में सबसे ज़्यादा, 6 से ज़्यादा तो ऑलमोस्ट कभी चैप्टर आते नहीं है। जनरली हमारे 4 या 5 चैप्टर होते हैं, और इस सेमिस्टर में एक आध चैप्टर खाली ज़्यादा है। अगर हम बात करें चौथा चैप्टर, यूनिट नंबर 3 में अगेन 2 चैप्टर्स है, जिसमें प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड ये हिस्सा रहता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय अपेक्षा कहवाय गुजराती में। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में क्या होगा,
तो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके हमें मीन एंड वेरिएंस मीन मध्य क्या આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો मीन की जनरल फॉर्मूला x बार हम यूज करते हैं सिग्मा xi अपॉन n, मगर ये जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल डेटा होता है जब आपको ऑब्जर्वेशंस दिए जाए या सिग्मा fi xi अपॉन n કહો ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન हो इन शॉर्ट ગમે તે રીતે બાકી તમે 11th માં શોધતા હતા આપણે 11th स्टैंडर्ड में आप काम करेलू છે 11th में आप मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सभी ढूंढ चुके हो स्क्यूनेस कुर्टोसिस विषमता घनताकारकता वही पूरा कॉन्सेप्ट है, मगर अगर आपको प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके वही सभी चीजें ढूंढनी है तो हम कैसे ढूंढ पाते हैं, तो वो हमें पता चलेगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर। इन शॉर्ट पुराने वही पूरे पार्ट बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट वी विल यूज अवर चैप्टर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसके अंदर हम मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पार्ट देखने वाले हैं। उसके बाद पांचवा है बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे 6 चैप्टर जरूर है मगर कुछ 6 में से 2 चैप्टर बहुत ही छोटे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज एकदम इजी भी है। तो वैसे लगता 6 चैप्टर है मगर सिलेबस एज वी नो गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्लान किए होते हैं सिलेबस, तो आपके आराम से हमारे टाइम पीरियड के अंदर सभी कंप्लीट हो जाए वैसा होता ही है। और वैसे हम स्टार्ट भी अर्ली ही करते हैं हर बार बैचेस, तो रिविजन का भी फुल मौका हमें मिल ही जाता है। मोमेंट्स, ये वर्ड मैंने आपको फर्स्ट ईयर जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे ध्यान कॉमर्स में पढ़ चुके हैं आगे भी उनको पता ही है कि कोरिलेशन के अंदर, और बाकी अगर नहीं पढ़े तो भी आपको पता होगा, कोरिलेशन के अंदर एक मेथड आती थी कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, ठीक है। यहाँ पे वही वर्ड यूज किया गया है मोमेंट्स। तो उस वक्त भी मैंने एफवाई में कहा था कि ये मोमेंट वर्ड जो आप देख रहे हो अभी उससे रिलेटेड पूरा मीनिंग आपको समझने का मौका सेमेस्टर 3 में मिलेगा, जो कि इस सेमेस्टर में वो मौका आ चुका है। यानी मोमेंट यानी एक टाइप की एवरेजेस है जो कि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ऐसी टर्म है वो मैं ओवरव्यू में समझा सकता नहीं हूँ, ठीक है। कंटिन्यूटी है वो लिमिट से कनेक्टेड है, मोमेंट आप समझ सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट कनेक्टेड टू अगेन रॉ डेटा फॉर्मूला वाइज कैलकुलेशन वाइज काम है, तो जब आएगा तभी बताऊंगा मैं, ठीक है। और अब अगर आखिरी बात करें हमारा द लास्ट यूनिट, आखिरी यूनिट यानी चैप्टर नंबर 6, 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन એટલે કે દ્વિપદી વિતરણ। खाली एक फॉर्मूला उसकी याद कराता हूँ ताकि आपको बाइनोमियल का पार्ट याद आए, NCx p⁻x q⁻n−x, ये होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, संभावना घटत्व विधेय હતું દ્વિપદી વિતરણનું। वैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता था बेल शेप्ड कर्व वाले ग्राफ, इसका फंक्शन नहीं लिख रहा मगर आपको ये ग्राफ के ऊपर से याद जरूर आएगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये बाइनोमियल। ऐसे 2 डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके हो, वैसे ही 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमें सेमेस्टर 3 में अभी पढ़ने, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेमेस्टर 5 नेक्स्ट ईयर टीवाई में भी आएंगे। तो वो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल का ही फॉर्मेट है, थोड़ा मॉडिफाइड, इसलिए आगे आप देख सकते हो पीछे का नाम वही है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर कहे तो उससे एग्जैक्ट कनेक्टेड है छोटा सा एक पार्ट है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने, तो दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, संभावना वितरण। तो वो जो आप 12th में पढ़ते थे वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स होते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये 6 चैप्टर्स है और मिला के 4 यूनिट। पेपर स्टाइल का फॉर्मेट वही रहता है, अगर रेगुलर पेपर स्टाइल हमारी कहते हैं तो वही पुराना फॉर्मेट है कि ए बी वर्सेस ए बी क्वेश्चन के अंदर, और सी के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है एमसीक्यूज 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मेट वाइज 17 मार्क्स 18 मार्क्स 17 मार्क्स 18 मार्क्स करके हमारे टोटल 70 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 2 सेमेस्टर है हमारे पास आगे जा चुके हैं, जो उसमें पहले सेमेस्टर में तो आप एग्जाम दे ही चुके हो, जिसकी पेपर स्टाइल भी आपको पता है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट रहेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम पेपर स्टाइल भी बताते रहेंगे, मगर चैप्टर सभी तैयार करने, कोई ऑप्शन के बारे में हम कभी भी सोचते नहीं है। ऑप्शन आपको एग्जाम के वक्त ही मिलेगा, तो आप अच्छे से पेपर लिख पाओ, पहले से कोई चैप्टर निकाल के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो ऑप्शन मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 6 चैप्टर्स और 4 यूनिट का ओवरव्यू हुआ। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा सबसे पहला यूनिट, यानी लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला यूनिट, जिसके अंदर पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 1, उसके अंदर वैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, मगर जिसके अंदर हम लेने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर, जो कि है टाइटल होता है उसका लिमिट। वैसे हम आगे इंट्रोडक्शन तो दे ही चुके हैं थोड़ा थोड़ा इन ब्रीफ,
और ये जो लिमिट चैप्टर है वो आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा आगे पढ़ चुके हो, तो उसी में हम एक स्टेप आगे जाएंगे। मगर सबसे पहला जो पार्ट है उस लिमिट के लिए हमें पता होता है कि लिमिट का ये शॉर्ट जो टाइटल दिया गया है, फुल फॉर्म इसका होता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, वैसे ऐसे बोला जाता है। तो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखना है। चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर भी हमें फंक्शन के बारे में कुछ उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन दिए गए हैं जो कि थियोरेटिकल बेस हमारे पास यहाँ पे है। उसके एग्जाम्पल्स जो है वो आप फंक्शन के एग्जाम्पल्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। વિધેય ચેપ્ટર હતું ગુજરાતી મીડિયમવાળા સ્ટુડન્ટ જે 11th 12thમાં હતા એમના માટે 11મા ધોરણમાં ભણ્યા છો, અને લિમિટ યાनी લક્ष्य કહી શકાય ગુજરાતીમાં। सो अगर हम लिमिट के बेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फंक्शन को। व्हाट डू यू मीन बाय अ फंक्शन? जनरली हम कहीं पे भी, आप नॉर्मल सेंस में, अगर पब्लिक सेंस में अगर बात करें तो आप ये वर्ड्स जानते ही होंगे, मैरिज फंक्शन है, ये फंक्शन है या वो फंक्शन है। तो फंक्शन वर्ड जनरली जब पब्लिक जो है, लोग जब मिलते हैं तब उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है इन नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर, बेसिकली ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन किसे कहा जाता है? तो फंक्शन इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू पार्ट्स। अभी जनरल में हम कहें तो एनी टू पार्ट्स कह सकते हैं, और अगर एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेके अगर इसके मीनिंग में हम बाद में जाएं तो एग्जाम्पल लेना है हमारे सिंपली हमारे स्कूल का या कॉलेज का। हम अगर हमारे स्कूल या कॉलेज की बात करें तो हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई रोल नंबर होता है। सपोज अगर हम 3 स्टूडेंट के बारे में बात करें तो सपोज एग्जाम्पल में अगर कहें तो एक स्टूडेंट का नाम है A, B एंड C। हम नाम लिख सकते हैं मगर शॉर्ट में हम यहाँ पे अभी अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट है A जिसका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है 12। क्या कभी ऐसा होगा कि कोई स्टूडेंट अगर क्लास के अंदर बैठा है उसको रोल नंबर ही ना दिया जाए? शायद नहीं, क्योंकि क्लास में है, स्कूल में है, तो उसका अलॉट किया हुआ रोल नंबर उसके पास होगा ही। ये कंडीशन फ्यूचर में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। बी है, सपोज उसका रोल नंबर है 50, और अगर सी की बात करें तो उसका रोल नंबर है 5। अब यहाँ पे जो हमने लिखे हुए हैं उन्हें कहा जाता है नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। अब जनरली फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक ये डायग्राम यूज किया जाता है जिसे आप मैथमेटिक्स की टर्म्स में सेट कह सकते हो। यहाँ पे हमने 3 जो स्टूडेंट्स के नाम थे उनका एक सेट बनाया, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल ए। अगर मैं इसको कैपिटल ए नाम दे दूं तो ए के अंदर मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ नेम्स। बेसिक या 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ चुके हो पूरा हिस्सा, और उसे सेट में लिखा जाए तो ए, बी एंड सी। तो यह हुआ हमारा पहला सेट जिसके अंदर हमने क्या लिखा है? नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यानी अगर पूरा लिखना है यहाँ पे तो आप मेंशन कर सकते हो, या सिंपली नेम्स लिखो तो भी चलता है। यानी कैपिटल ए सेट जो है उसके अंदर हमने नेम्स ऑफ द स्टूडेंट लिखा है। ये जो है उसे पता है हमें, उसने हमने कहा है रोल नंबर्स, तो बी आप कह सकते हो सेट ऑफ रोल नंबर्स। यानी यहाँ पे जो हमारे पास रोल नंबर्स है, एंड आपको पता ही होगा सेट थियरी के अंदर जरूरी नहीं है मैं ऐसे 5, 12, 50 और अरेंज करूँ ऑर्डर में, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो। इन सेट थियरी ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रोल नंबर्स है, 3 नेम्स ऑफ द स्टूडेंट है, मगर कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर कौन सा वो अभी हमने दिखाया नहीं है। यानी अगर आप एग्जैक्ट बात करें फंक्शन की तो फंक्शन इज नथिंग, इट इज नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू सेट्स, ऐसा कहा जाता है डेफिनेशन के लिहाज से। यानी अगर सेट को कनेक्ट करना है, यानी मुझे ये नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स है कैपिटल ए सेट के अंदर, बी के अंदर रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट है, तो फंक्शन तब तक डिफाइन नहीं होता जब तक मैं इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना दिखाऊं। यानी अगर मैं कहना चाहूँ कि रोल नंबर पर्सन ए है, उसका रोल नंबर है सपोज 50, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए का रोल नंबर 12 ही हो, ठीक है। तो ए का रोल नंबर 50 है, वैसे ही अगर पर्सन बी के बारे में बात करें तो बी का रोल नंबर सपोज 12 है एंड सी का रोल नंबर 5 है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पर्सन डी यहाँ पे क्लास में बैठा हुआ है और उसको कोई रोल नंबर मिले ही नहीं, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि पर्सन सी है उसको 2 रोल नंबर्स दिए जाए कि 5 रोल नंबर भी उसका, 15 रोल नंबर भी उसका। यानी ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन भी रहती है जो कि अब हम डेफिनेशन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे।
तो यहाँ पे जो आप एरो देख सकते हो सेट ए और सेट बी को कनेक्ट करते हुए, एरो यानी नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स और रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको जिससे हम कनेक्ट करते हैं, वो जो रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू बी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे एरो से मेंशन किया जाता है। और फंक्शन है तो उसके आगे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में आप एफ लिख सकते हो, जी लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। तो ये स्मॉल लेटर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं हमारे फंक्शन को। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल एक फंक्शन का, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में भी शायद ऐसा समझ ही चुके होंगे। इन शॉर्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स कैन बी डिफाइंड एज फंक्शन। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। अब हम इस एग्जाम्पल का सहारा लेते हुए मीनिंग ऑफ फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ अ फंक्शन। तो डेफिनेशन में, थियरी के अंदर या ऑब्जेक्टिव के अंदर ये कई बार पूछा जा चुका है। हमारे चैप्टर का ये पहला मीनिंग है फंक्शन। इंट्रोडक्शन यूज करना जरूरी है क्योंकि पूरा जो आगे हम बात करने वाले लिमिट है, कंटिन्यूटी है, दैट इज मेनली बेस्ड ऑन फंक्शन, और वो फंक्शन का मीनिंग समझना जरूरी है। वैसे अभी हमने एग्जांपल तो देखा ही है कि दो सेट है। नेचुरली अगर क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट ही ना हो तो रोल नंबर की जरूरत कभी रहती नहीं है, यानी सबसे पहली कंडीशन जो है वो सेट के ऊपर है। फंक्शन यानी अभी अभी हमने जैसे एग्जांपल में समझा, इट इज नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप है। और कंडीशन जो है डेफिनेशन में वही यही दिया गया है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये आपको नोटबुक में लिखना भी है बाद में, कुछ लोग अगर साथ में लिखना चाहे तो अभी भी साथ में लेक्चर के साथ में भी लिख सकते हैं नोटबुक के अंदर। ये पहला हमारा मीनिंग है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली, नॉन एम्प्टी यानी खाली ना हो, यानी सेट के अंदर मिनिमम एक आध एलिमेंट तो होना चाहिए। यानी नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स है तो सामने रोल नंबर्स आपको भी लेंगे, एक स्टूडेंट है तो उसका भी रोल नंबर तो होगा ही, ऐसे हम समझ सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड इफ each element of set A is associated with unique element। बुक के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यूनिक की जगह पे वो लोग यूज करते हैं वन एंड ओनली वन। तो अगर आपको लेंथ बढ़ानी है, आई मीन थोड़ा सा लेंथी लिखना है, तो यूनिक की जगह पे आप वन एंड ओनली वन लिख सकते हो। यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी बाय सम रिलेशनशिप और कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी कोई रिलेशनशिप या कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने रोल नंबर्स और नेम्स को कनेक्ट किया, तो उस रिलेशनशिप को कहा जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप आपको मिल सकती है तो उसे कहा जाता है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एंड उसे नोटेशन में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय एफ, यानी उसे बोला जाता है फंक्शन, डॉट्स को बोला जाता है फ्रॉम ए टू बी। या अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो भी पता चलता है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसे ही शॉर्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे एफ, यानी फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एरो को बोला जाता है टू, फ्रॉम एफ इसे बोला जाता है फ्रॉम ए टू बी। तो ये पूरा नोटेशन जो है वो आप 12th में पढ़ ही चुके हो। और अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फंक्शन लेना है, जो कि मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ अभी, एफ फ्रॉम ए टू बी। मैथमेटिकली फंक्शन जो है मैं कह रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन दिया गया है और वो है 2x प्लस 3। तो इसके अंदर x की वैल्यू जो है, यहाँ पे अब दो सेट्स के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो सेट है ए एंड बी, उनके स्पेशल नाम भी है, उसके बारे में अभी हम आगे ऑब्जर्व करेंगे। और कैसे यहाँ पे एफ एक्स जो रिलेशनशिप है
यहाँ पे रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, अभी आगे जो एग्जांपल लिया उसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम थे, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड रोल नंबर्स। उसमें जो रिलेशनशिप है वो आप मैथमेटिकली ऑब्जर्व नहीं करते, प्रैक्टिकल चीज है कि हाँ नंबर नेम्स ऑफ द स्टूडेंट है तो उनका रोल नंबर होगा, कनेक्शन होगा, एक रोल नंबर एक पर्सन को दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन था, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं। यहाँ पे मैं एक्स की जो भी वैल्यू रखूंगा उसकी रिलेशनशिप दी गई है मैथमेटिकली, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर हम ऐड करते हैं 3, तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। और ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। और ऐसे फंक्शन को हम बाद में फ्यूचर में कहेंगे लीनियर फंक्शन। तो ये हुआ हमारा फंक्शन का मीनिंग। अब अगर मेन कंडीशन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे जो वर्ड्स है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसा हमने रोल नंबर वाले एग्जांपल में भी कहा था कि पहला सेट है उसके अंदर नेम्स ऑफ द स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके 2 रोल नंबर्स हो, यानी यूनिक इसीलिए कहा गया है। सेट ए यानी पहले में नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, सेट बी यानी रोल नंबर, तो एक स्टूडेंट का हमेशा रोल नंबर होगा एक, कोई भी स्टूडेंट भी रह नहीं जाता जिसको रोल नंबर ना मिले, नहीं तो उसका एलिमेंट जो है बी के अंदर उसका कनेक्शन या रिलेशनशिप नहीं होगा, यानी वन एंड ओनली वन रिलेशनशिप होती है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी हम शॉर्ट में कह सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मीनिंग ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद जो हमें देखने हैं 2 हिस्से, जिसमें पहला सेट है कैपिटल ए, उसको हम कहने वाले हैं डोमेन, दूसरा सेट है बी, उसे हम कहने वाले हैं कोडोमेन। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.